हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मिट्टी का हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण यूएसडीए के अनुसार जो 1991 में अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के अनुसार विश्व की पूरी मिट्टियों को 11 भागों में बांटा गया था। इसी के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टी है उनको 5 आधार पे बांटा गया था। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि मिट्टी का किस प्रकार से अपक्षय और अपरदन होता है और किस प्रकार के मिट्टी में हमारे राजस्थान में सेम समस्या और मरुस्थलीकरण, इन 3-4 समस्याओं को आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी का वर्गीकरण वो भी किसके अनुसार? यूएसडीए के अनुसार। ये 1991 में हुआ था और विश्व की मिट्टियों को 11 भाग में बांटा था और इसी यूएसडीए के आधार पर राजस्थान की जो मिट्टी है दोस्तों, उनको 5 भागों में बांटा गया था। अगर दोस्तों अब एक एक की बात करते हैं, सबसे पहले एरिडोसॉल्स। अगर मैप में बात करें दोस्तों, हम राजस्थान के मैप में, इधर मैं मैप बना देता हूं दोस्तों और इसमें बता, तो एरिड सोल्स, एरिड जो हमारी शुष्क जलवायु है वो ये वाला क्षेत्र है, एरिडो सोल्स। और यहां पर कैसी जलवायु है दोस्तों? शुष्क जलवायु। अगर विस्तार पड़े तो क्या हो जाएगा? आपका जैसलमेर हो जाएगा, आपका बाड़मेर हो जाएगा, आपका जोधपुर का पश्चिमी, जोधपुर का पश्चिमी भाग और नागौर का पश्चिमी भाग और जालोर का भी, नागौर का पश्चिमी भाग व जालोर का दक्षिणी पश्चिमी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग इसका एरिडोसोर्स में आ जाता है। यहाँ जलवायु शुष्क होने के कारण यहाँ नमी काफी कम होती है, नमी कम होने के कारण क्या बस, और इसी नमी के कारण यहाँ के जो पेड़ पौधों की पत्तियां छोटी छोटी होती है, जिससे कि वाष्पीकरण कम और पेड़ पौधे अपना भोजन आराम से बना सकते हैं इस एरिड जोन के शुष्क जलवायु के अनुसार। और यहाँ पर जो फसल होती है इसी के अनुसार होती है, वह होती है बाजरा है, ज्वार है, मूंग है, मोठ है, ये यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होते हैं। विशेषकर आपको याद रखना एरिडोसॉल्स किस प्रकार का है, तो आपको पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है कि यही चीज़ होती है दोस्तों। और इसमें जो देखना, इसी कारण ये जो नमी कम होती है वाष्पीकरण के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी, वर्षा जो है बहुत कम होती है। इस शुष्क जलवायु में अधिकतम 0 से 25 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है और उसमें भी शुष्क जलवायु है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इस कारण ये शुष्क भूमि ही रहती है दोस्तों। ये इसका मुख्य बात है, आप जो इसमें आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता हूं दोस्तों मैं एंटीसॉल्स पे। एंटीसॉल्स जो अर्ध शुष्क जलवायु है और इसका जो विस्तार होता है, वो देखना आप, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, इस क्षेत्र में पाया जाता। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से अगर पूछे राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, तो दोस्तों हो जाएगी रेतीली बलुई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है, तो हो जाएगी एंटीसॉल्स। क्या हो जाएगी दोस्तों? एंटीसॉल्स का विस्तार सर्वाधिक है।
विस्तार सर्वाधिक है। यानी कि और दूसरी तरफ जलवायु में पूछे तो अर्ध शुष्क का जलवायु और अर्ध जलवायु पाए जाते हैं, और इसी कारण इस मिट्टी को धूसर या सिरोज्म कहा जाता है। इसी मिट्टी को भूरी रेतीली इसी का हिस्सा है। दूसरा भूरी पीली भी इसी का हिस्सा, तो ये इसका हिस्सा है। और इस मिट्टी में ज़्यादा जो मतलब इस प्रकार एंटी सॉल्स में ज़्यादातर होती है वो दलहन की खेती ज़्यादा होती है। दलहन की खेती ज़्यादा होती है, कारण क्या, इस मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से ये एंटी सॉल्ट। अब मैप में देखें दोस्तों तो ये वाला जो पूरा हिस्सा, ये वाला वो आपका कौन सा है, देखना आप, ये वाला। तो अब इसको कहेंगे एंटी सॉल्स। क्या कहेंगे हम, एंटी सॉल्स दोस्तों। ओके, इसके बाद मैं अगले वर्गीकरण पे आता हूं दोस्तों, जो है दोस्तों अल्फी सॉल्स। अल्फी सॉल्स इसका जो वर्गीकरण है वो मैदानों में सर्वाधिक, मैदानों में इसका विस्तार है। और मैदानों में का जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर और दौसा, इस क्षेत्र में इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वह नदियों के निक्षेपण से होता है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, अल्फी सॉल्स है। इसका कारण क्या है, इसमें एल्यूमिनियम और फेरस की मात्रा अधिक होती है दोस्तों, और ये नदियों द्वारा प्रति वर्ष राखें बिछाई जाती है। इस कारण हम इसको जलोढ़, दोमट, काह, कचारी आदि के नाम से जानते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जीवाश्मों की मात्रा ज़्यादा, होम्स की मात्रा भी ज़्यादा होती है। होम्स व जीवांश की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होती है। और ये बहुत उपयोगी मिट्टी, मतलब फसलों के लिए सबसे ज़्यादा राजस्थान में उपयोगी मिट्टी है दोस्तों, जिसमें गेहूँ, सरसों और गन्ना का ज़्यादा होता है। विशेषकर इन दो फसलों को, गेहूं और सरसों का ज़्यादा होता है। और ये वाला राजस्थान का हिस्सा कौन सा दोस्तों, ये वाला, ये है, मैं इधर बता देता हूँ आपको, अल्फी सॉल्स, ये दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ आपके वर्टी सॉल्स। दोस्तों वर्टी सॉल्स, ठीक है दोस्तों, ये हमारे दक्षिणी राजस्थान में, विशेषकर कहाँ पर, हाड़ौती के पठार में दोस्तों। इसका निर्माण किससे हुआ, ज्वालामुखी के बैसाल्ट से। और बैसाल्ट से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी कारण ये इसकी जो जलवायु है दोस्तों वह अति आर्द्र जलवायु है। इसी प्रकार अल्फी सॉल्स की जो जलवायु थी दोस्तों वह थी आर्द्र जलवायु। कैसी, आर्द्र जलवायु। इसमें अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु दोनों मिक्स है, लेकिन ज्यादातर आप इसको आर्द्र जलवायु में ही देखना। इसकी अति आर्द्र जलवायु है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों वह वही हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसका क्षेत्र है। इसमें जो फसल होती है दोस्तों, वही आपको देखना, जैसे संतरा है, जैसे अफीम है, जैसे कपास है, जैसे सोयाबीन है और मसाले हैं। ये दोस्तों इसमें ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है, बैसाल्ट। और इसी कारण यहाँ जो फल होते हैं, खट्टे फल, लोग दोस्तों लिखते हैं खट्टे फल, और इसी कारण खट्टे फलों की बैसाल्ट के कारण ही इसमें यहाँ पर खट्टापन पाया जाता है। और इसकी जलवायु वर्टी सॉल्स। और ये वर्टी सॉल्स जो है हमेशा
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है दोस्तों, यानी कि चरनोनिज्म निज्म होता, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को इसे उसी में पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होती है दोस्तों वो बहुत बारीक होती है, अत्यधिक बारीक होती है। कौन सी? अत्यधिक बारीक होती है। अल्पिसोल्स है वो रेतीली, मतलब यहाँ पर जो रेतीली है एरिडोसोल्स में है वो रेतीली बलुई है, एंटीसोल्स में है वो रेतीली बलुई से थोड़ी सी बड़ी है, आर्द्र वाली जो है वो इनसे थोड़ी बड़ी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वर्टिसोल्स ये बहुत बारीक अत्यधिक महीन है, इसलिए इसमें पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें कम सिंचाई करनी पड़ती है, इसमें पारगम्यता ज़्यादा होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवाएं बहुत होती है, नमी बहुत होती है, जीवाश्म बहुत होते हैं, गैसें बहुत होती है, तो ये ज़्यादा होती है। इसमें दोस्तों जीवाश्म बिल्कुल, जीवांश या जीवाश्म इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो ये था दोस्तों वर्टिसोल्स मिट्टी। अब इसके बीच में अल्पिसोल्स और वर्टिसोल्स से मिलकर एक मिट्टी का और निर्माण होता है जिसको कहते हैं इंसेप्टिसोल्स दोस्तों, इंसेप्टिसोल्स। इंसेप्टिसोल्स ये कहाँ पर होता है दोस्तों? जैसे टोंक है, भीलवाड़ा है, ठीक है दोस्तों, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, ये ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये नदियाँ अपने साथ भूरी मिट्टी और कुछ कंकड़ से इसका निर्माण करती है दोस्तों, जिसको हम इंसेप्टिसोल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये आप इसका ध्यान रखना। इसके जो कण होते हैं वो महीन होते हैं, अत्यधिक महीन नहीं होते, वो महीन, अत्यधिक महीन किसके हो जाएंगे? इंसेप्टिसोल्स के हो जाएंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा मिट्टी का वर्गीकरण। वैज्ञानिकों के अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण यूएसडी के यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार राजस्थान में इनको 5 भागों में और इसी स्तर पर इनको प्रश्न पूछा। ये वाला जो भाग है दोस्तों वह था वर्टिसोल्स। तो ये दोस्तों हमारे हो गए 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके अंदर से आने वाले प्रश्नों को एक एक के बारे में मैंने बताया दोस्तों, इन पर ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं अगले चैप्टर पे आता हूँ दोस्तों, यानी कि इसका अपर्दन और अपक्षय कैसे होता है दोस्तों, कैसे टूटती है, कैसे क्या होता। तो देखना दोस्तों, अपक्षय और एक होता अपर्दन। इन दोनों की परिभाषा को समझते। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपक्षय को हम समझते हैं। अपक्षय का मतलब होता है मिट्टी का टूटना या अपने ही स्थान पर बिखरना, टूट जाना मिट्टी का। ये किस किस कारण हो सकता है देखना दोस्तों। इसका एक तो भौतिक कारण है। भौतिक कारण कैसे? जैसे एक गर्मी, देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तब अत्यधिक गर्मी के कारण जो चट्टानें होती है वो झटकती है और अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाती है। दूसरा है दोस्तों वायुदाब दोस्तों। देखना दोस्तों, जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। तो जैसे भूमध्य रेखा के आसपास तो माना कि तापमान से बिखर जाती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तो वहाँ पर तापमान कम होता तो वायुदाब अधिक होता। तो वायुदाब के कारण भी वहाँ पर कम, मतलब अधिक दाब के कारण चट्टानें बिखरती है। जैसे अपन भी किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा वजन रख लेते हैं तो नीचे वाली चट्टानें क्या दब जाएगी और टूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार वहाँ पर वायुदाब का अधिक दाब आने के कारण वो चट्टानें बिखर जाती है। तीसरा है दोस्तों इसी के अंदर वो है वर्षा दोस्तों। वर्षा से भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश की टकराव होती है तो धीरे धीरे कण टूट के जाते हैं और बिखरते जाते हैं। इसी प्रकार सर्दी में भी दोस्तों ये इसी प्रकार बिखरते जाती है दोस्तों। दूसरा कारण होता है अपक्षय का, वो होता है रासायनिक कारण दोस्तों। अब ये रासायनिक कारण क्या, मिट्टी में
जैसे मिट्टी में जहाँ पर कहीं पर छूने की मात्रा होती है और पानी नीचे नहीं जा पाता, स्टोर हो जाता है और वहाँ की भूमि दलदली हो जाती है और यहाँ से कैल्शियम और लवण निरंतर निकलते रहते हैं और बहती जाती है और आगे, तो यहाँ से तो निश्चित रूप से मिट्टी का विकार हो ही रहा। तो अम्लीय मिट्टी, अम्लीय व सारी मिट्टी का निर्माण होता और ये अलग से जाके इस कण के कारण होता। दूसरा दोस्तों, जैविक कारण। जैविक कारण में क्या होता है, जैसे बहुत सारे कछुए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, जैसे एक स्थान पर उड़ के दूसरे स्थान पर वहां से बह गई, फिर वो जहाँ पत्तियों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी वो लूज होती है, बरसात होती है, वो बह के आगे चली जाती है। तो इस प्रकार या वो उसके वो मिट्टी को क्या बना देती है, कमजोर बना देती है और फिर जो बरसात वगैरह होती है तो इसका अपर्दन हो जाता है दोस्तों। तो ये 3 कारण थे अपक्षय। इसमें दोस्तों मैं एक आपको और बताता हूं, मैं आपको कुछ शब्द लिखाता हूं दोस्तों, देखना दोस्तों। सन्निकर्षण, सन्निकर्षण, इसमें क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के कण आपस में टकराकर छोटे हो जाए। जैसे रेत के कण देखना, नदी में रेत होती है, चट्टानों से टूट के आती है, वो आपस में टकरा घिसकर गोल हो जाती है, वो बहुत महीन हो जाती है। तो इसको कहते हैं दोस्तों सन्निकर्षण, मतलब मिट्टी के कण या चट्टानों के कण आपस में टकरा कर वो टूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों सन्निकर्षण। एक दोस्तों होता है अपघर्षण। ये अपघर्षण कैसे होता है दोस्तों, जो मिट्टी का ऊपरी भाग है, मिट्टी का ऊपरी भाग या धरातल या आवरण, इसके ऊपरी जो है वो वर्षा, गर्मी या वायु द्वारा टूटता है, उसको कहते हैं दोस्तों, उसके मिट्टी का ऊपरी भाग जो दोस्तों टूटता है उसको कहते हैं हम हवा पानी की सहायता से मिट्टी का अपर्दन होता है। मतलब हवा है, पानी है, मिट्टी का, इसकी देखना सन्निकर्षण में टूटता है, इनकी वजह से अपघर्षण होता है। एक होता है सल्कघर्षण। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपनी जो मिट्टी है दोस्तों, ये जो परतें हैं, ठीक है, पृथ्वी ऊपरी भाग की परतें, ये परत दर परत यहाँ से आगे पीछे हो जाती है, जिसको कहते हैं हम सल्कघर्षण या अपसल्कन कहते हैं, या दूसरा नाम लिख देता हूं मैं अपसल्कन। अब ये जो इसकी एक परत है उसको सल्कन कहते हैं। जैसे प्याज होता है ना, प्याज की एक एक परत हटा देता तो प्याज छोटा होता जाता, पहले प्याज बड़ा होता, फिर एक परत घटाई हमने, फिर दूसरी परत हटाई, इस प्रकार जो परतें हम घटाते जाते तो उसको कहते हैं अपसल्कन। इसी प्रकार पृथ्वी की एक परत का हटना, फिर दूसरी का हटना, फिर तीसरी का हटना, चौथी का हटना, इस प्रकार का जो मतलब अपरदन होता है उसको कहते हैं हम अपसल्कन। तो दोस्तों इन 3 शब्दों के बारे में भी आप ध्यान रखना। अब आता हूं दोस्तों मैं अपरदन के। राजस्थान में किस प्रकार का अपरदन होता है दोस्तों, अपरदन दोस्तों देखना, अपरदन देखना, अपक्षय में क्या होता था, मिट्टी का टूटना या बिखरना। अब जो मिट्टी जो टूटी हुई, जो बिखरी हुई है, मतलब मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। अब ये किसी प्रकार के हो सकते हैं, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी भी माध्यम से, जो मिट्टी का मतलब अब से जब मिट्टी टूट जाती है उसका क्षय हो जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चली जाती है उसको कहते हैं अपरदन। अब ये राजस्थान में कितने प्रकार का होता है देखना दोस्तों, पहले अवनलिका देखना, जिस प्रकार हमारे घर में आसपास में जो नालियाँ होती हैं दोस्तों, तो उसमें भी हम घर का कचरा वगैरह सब होते हैं तो उसमें बह के दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो इस प्रकार का जो अवनलिका होता है वो कौन राजस्थान में चंबल नदी करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नदी द्वारा या पानी द्वारा अपरदन कहाँ होता है, तो वह चंबल द्वारा करता है। और ये सब देखना, और ये किस रूप में होता है देखना दोस्तों, मैं बता दूँ, एक तो बिहार मतलब जैसे चंबल नदी यहाँ पर बह रही और धरातल ऊपर तो इतनी गहरी घाटियां बन जाती, इन घाटियों को हमारे राजस्थान में बिहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बिहड़। और जहाँ चंबल नदी तक बह रही है, इतनी इस स्थल को काट कर, मतलब देखना स्थल कहाँ पर है, ये स्थल यहाँ पर है, और इस स्थल को पानी काटता मतलब कितना
मतलब इस जहाँ चंबल नदी बह रही है उसके बराबर नीचे तक लेके आ जाता है, उसको कहते हैं दोस्तों बीहड़ कहते हैं। और ये बीहड़ हमारे सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में, और दूसरे स्थान पर जो है वो धौलपुर है। क्या है दोस्तों? धौलपुर। इसी प्रकार का दूसरा होता उत्ख्यात स्थलाकृति। वो मतलब क्या होता है? ऐसे इस प्रकार की छोटी होती है स्थला आकृति या उत्ख्यात स्थलाकृति, ये सबसे ज्यादा करौली में होती है। और इसी को दोस्तों हम डांग आदि कहते हैं, जो राजस्थान का ये इस प्रकार का जो फैला हुआ राजस्थान के 8 जिलों में फैला हुआ। तो राजस्थान में जो अवनलिका पानी के द्वारा जो हो रहा वो चंबल नदी करती है, और बीहड़ इस प्रकार का होता है स्थला आकृति, मतलब जैसे छोटे छोटे कटाव करती है इस प्रकार, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों स्थला उत्ख्यात स्थलाकृति या उत्ख्यात स्थला, और ये करौली में होता है। और इसी को हम डांग कहते हैं, जो इस प्रकार का आगे बढ़ता है दोस्तों। दूसरा जो अपर्दन है दोस्तों, जिसको कहते हैं हम आवरण, आवरण अपर्दन, आवरण अपर्दन या धरातलीय, धरातलीय अपर्दन, या कहते हैं इसको परत अपर्दन। ये क्या होता है दोस्तों? ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना दोस्तों, कि ये किस प्रकार का होगा। देखना, जैसे पृथ्वी की जो ऊपरी परत है और यहाँ पर कोई धोरा है दोस्तों, ठीक है, तेज हवा, ये अपर्दन कहाँ पर होगा? ये वायु से होगा। सबसे ज्यादा वायु है, जिसको हम हवा कह सकते हैं, जिसको हम पवन कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार का जो हवा से जो अपर्दन होता है, जैसे जैसे रेगिस्तान में धोरे हैं तो हवा तेज बचे, तो यहाँ पर क्या करेगी दोस्तों? वो यहाँ पर इस धोरे पे टक्कर मारेगी, और यही धोरा फिर हल्का सा क्या होता है दोस्तों? उड़ उड़ के आगे आ जाता है, और ये धोरा कहाँ से? यहाँ से यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। और इसी को दोस्तों अब फिर ये यहाँ पर टक्कर मारेगा, ये उड़कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आगे। इसी प्रकार रेगिस्तान आगे बढ़ता है दोस्तों, और इसको कहते हैं रैंकिंग ऋतु कहते हैं, अब लॉन्ग डेजर्ट मार्च कहते हैं। पहले रेगिस्तान 12 जिलों में था, अब बढ़कर 17 जिलों में हो गया दोस्तों। इसका कारण यही है आवरण, मतलब जो रेगिस्तान है राजस्थान का, ठीक है दोस्तों, उस रेगिस्तान की ऊपरी परत का दिन दिन आगे खिसकना, उसको कहते हैं आवरण अपर्दन, धरातलीय अपर्दन या परत अपर्दन के नाम से दोस्तों जाना जाता है दोस्तों। और ये पवनों से होता है, और राजस्थान के पश्चिमी भाग में, विशेषकर जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, जहाँ पर शुष्क जलवायु है, जहाँ पर महीन रेतीली बलुई है, वहाँ पर इसका अपर्दन दोस्तों ज़्यादा होता है। अगला अपर्दन आता हूँ दोस्तों में, इसका तीसरा जो टाइप है दोस्तों, वह है दोस्तों छद्री अपर्दन। छद्री अपर्दन, ये छद्री अपर्दन कैसे होता है दोस्तों? देखना, जहां पर ऊंचे ऊंचे अरावली के पहाड़ियां है, ठीक है, और सीधी ढलान है, जहां पर ढलान सीधी है, खड़ी ढलान है, जिसको हम रोही कहते हैं, और यहाँ से वर्षा के कारण, पवना के कारण ढलान टूटकर सीधी स्ट्रेट नीचे आती है। विशेषकर ये कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ बर्फ ज़्यादा पड़ती है, हिमालयी क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ पर तो इतनी कोई ज़्यादा बर्फ पड़ती नहीं, लेकिन ऐसा एरिया राजस्थान में एक ही जगह है, वो पर माउंट आबू में है, और वहाँ पर इस प्रकार का अपर्दन होता है। आप कह सकते हैं सिरोही वैसे भी हमारा राजस्थान का एकमात्र जिला है जो धरातल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि वो सबसे ऊंचा है, तो दूसरी जगह उसका ढलान तीव्र होगा, और वर्षा होगी तो ऊपर की मिट्टी तेजी से नीचे खिसक कर आती है। मैं आपको और इसको तिरछापन बता देता हूँ, यहाँ से खिसक कर तुरंत नीचे आ जाती है, इसको कहते हैं छद्री अपर्दन, और ये सबसे ज़्यादा सिरोही जिले में होता है। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के जो अपर्दन होते हैं, अवनालिका अपर्दन, धरातलीय परत या आवरण अपर्दन, और तीसरा होता है दोस्तों जिसको कहते हैं हम छद्री अपर्दन। तो ये था दोस्तों हमारे अपर्दन और अपशय। अब दोस्तों मैं इसकी आगे वाली राजस्थान में कुछ और दोस्तों देखना, इस मिट्टी के अपर्दन को, इसको रोकने के लिए सबसे उपयोगी जो पौधा है वो दोस्तों सोबुल। अब आता हूं मैं सेम समस्या। सेम समस्या, अब दोस्तों सेम समस्या क्या? ये जहां पर नदियों का पानी ज्यादा आता है, जहां पर नहरों का पानी ज्यादा आता है, और वहां पर क्या होता है दोस्तों, जैसे नदियों का और नहरों का पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है, लेकिन मिट्टी के नीचे एक विशेष परत होती है, वह चूने की पत्थर, चूने की परत होती है, चूने की परत होती है, और जिस पर कैल्शियम और लवण की मात्रा
ज़्यादा होती है। अब निरंतर इसमें पानी, तो पानी नीचे नहीं जा पाता, तो ऊपर की भूमि क्या हो जाती है दोस्तों, दलदली हो जाती है, दलदली हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये विशेषकर क्षेत्र हमारे गंगानगर, हमारी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ना, वहीं पर इंदिरा गांधी नहर प्रतिवर्ष आ रही है, और गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, वहाँ पर ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ऊपर की जमीन क्या हो रही है, दलदली हो रही है। और इस दलदली भूमि को हम इस प्रकार, जो दलदली जो बनता है उसको कहते हैं हम दोस्तों सेम समस्या। क्या कहते हैं दोस्तों, सेम समस्या, जहाँ पर भूमि दलदली हो जाती है। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, विश्व में सबसे ज़्यादा ये दोस्तों नीदरलैंड या हॉलैंड कहते हैं हम जिसे, वहाँ पर ये सब, और वहाँ पर इस जो समुद्र के तल पर मिट्टी की लेयर बिछा कर खेती भी की जाती है, जिसको अपन फोल्डर कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, फोल्डर खेती भी कहते हैं। और इस प्रकार हम चाहे यहाँ पर सेम समस्या कह रहे हैं, वो इसको फोल्डर कहते हैं। अब दोस्तों ये होती क्यों है, इसके पीछे मैं आपको बता दूं। देखना, जैसे ये चूना पानी है, ठीक है ना, यहाँ पर चूना पत्थर है, और यहाँ से पानी निरंतर नीचे आता रहता भर जाता है। लेकिन ये उस क्षेत्र में ज़्यादा होता है जहाँ का जो जलवायु है वह शुष्क है या अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों में ये होता है दोस्तों। अब क्या होता है, यहाँ पर गर्मियों के दिनों में ये, ठीक है ना, गर्मियों के दिनों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता, और पानी का पृष्ठ तनाव कम होता, तो यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते, और इस छिद्रों को हम केशिका नली कहते हैं। तो इस केशिका नली से यहाँ छूने पानी क्या होता है, क्या छोटी छोटी नलियों से बाहर आता रहता है, और इस भूमि को क्या कर देता है, पूरा दोस्तों लवण और कैल्शियम से भर जाता है। किससे भर जाता है, लवण और कैल्शियम से भर देता। और जहाँ पर लवण और कैल्शियम यानी लवण और क्षारीयता की मात्रा यहाँ पर इस भूमि में बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जिप्सम का उपयोग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। विशेषकर इस प्रकार के सेम की समस्या को कम करने के लिए एक उपयोग सफेदा एक पौधा है जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का है। अगर इसको यहाँ पर लगाकर सफेदे के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर इस सेम समस्या को, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये समस्या है वो हनुमानगढ़ के 3 जगह बताओ, जैसे बड़ोपल है, भगवान दास है और भोईदास है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है दोस्तों, बड़ोपल में हो रहा। ये आपको ध्यान रखना। जिस प्रकार यहाँ पर सफेदा पौधा किस लिए लगाया जाता है, सेम समस्या को खत्म करने के लिए। इसी प्रकार सुबबुल का पौधा मरुस्थल को आगे रोकने में दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब इसके आखिरी टॉपिक के पर आता हूँ दोस्तों, मैं मरुस्थलीकरण पर, कि हमारा मरुस्थलीकरण किस प्रकार हो रहा है दोस्तों। देखना आप, मरुस्थलीकरण ये किस दिशा में, मरुस्थलीकरण किस दिशा में, पश्चिमी दिशा। और सबसे ज़्यादा जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर का पश्चिम है, बीकानेर का दक्षिण है, जालौर का ये उत्तर पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर मरुस्थली ज़्यादा है। और इसको हम क्या कहते हैं, थार कहते हैं। ये राजस्थान में 61.11 क्षेत्रफल फैला हुआ, ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ। अब दोस्तों बढ़कर ये 17 जिले हो गए। कितने हो गए, 17, जिसके अंदर जैसे पहले राजस्थान अरावली के इस तरफ 13 जिलों में 12 जिलों में दोस्तों ये जो था ये रेगिस्तान था। वर्तमान में आंशिक रूप में सिरोही में आ गया, राजसमंद में आ गया, जयपुर में आ गया, अलवर, भरतपुर, दौसा की तरफ भी ये बढ़ रहा। तो अब वर्तमान में कितने जिले हो गए दोस्तों, और इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हमारी जो संस्थाएं काम करें, एक मरु विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, मरु विकास कार्यक्रम। इसके अंदर दोस्तों केंद्र व राज्य, केंद्र की 75% और राज्य की 25% एड से इस पर रोकने का काम हो रहा। और वर्तमान में दोस्तों जो मरुस्थलीकरण को रोकने का जो काम हो रहा है वह राजस्थान के, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 17 मतलब कम से कम है 16 जिलों में ये काम चल रहा है। 16 जिलों में ये काम चल रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। 17 जिलों में फैल गया। और एक संस्था और जिसको हम काजरी कहते हैं,
काजरी कहते हैं। या दोस्तों आप लिख दो काजरी या काजरी, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। दोस्तों इसको आगे बढ़ाने का काम करें। दोस्तों नमस्ते। आज की क्लास अगर मेरी बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।